नमस्ते स्टूडेंट्स, दिस इज़ रजनी अरोड़ा एंड वेलकम टू लेवल अप अकेडमी। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम क्लास 8 की हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर देखने वाले हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर। आज हम जो करने वाले हैं वो पार्ट 3 है। पार्ट 1 के अंदर हम ये सब देख चुके हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन, फिर हमने देखा ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे ईस्ट में आती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे बंगाल में अपना ट्रेड सेट करती है, और हाउ ट्रेड लेड टू, और कैसे ट्रेड जो है वो बैटल्स में बदल जाता है, लड़ाइयाँ होने लगती हैं। फिर बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी के बाद बैटल ऑफ बक्सर होती है। तो वो सब हम देख चुके हैं, किस तरह से कंपनी ऑफिशियल जो है वो नवाब बनना चाहते हैं, ठीक है। तो आज हम जो देखने वाले हैं वो है कंपनी रूल एक्सपेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी रूल एक्सपेंड के अंदर हम ये देखेंगे कि अभी तक हम ये देख चुके हैं कंपनी किस तरह से अपना ट्रेड जो है वो सेटअप करती है, ठीक है। लेकिन अब हम देखेंगे वो कैसे अपनी जड़ें फैला रही है, मतलब किस तरह से वो अपना रूल जो है वो ज़्यादा फैला रही है, किस तरह से वो हमारी इंडियन स्टेट को एनेक्स कर रही है, मतलब कब्जा कर रही है उन पर, ठीक है। देखिए, इफ़ वी एनालाइज द प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन, अभी बताया मैंने, एनेक्स मतलब कब्जा करना, जब्त कर लेना, ठीक है। तो अगर हम एनालाइज करते हैं उनकी एनेक्सेशन की प्रोसेस को कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन स्टेट को एनेक्स कर रही है, कौन से पीरियड में, 1757 से 1857 में, तो कुछ की एस्पेक्ट्स जो हैं वो एमर्ज होकर आते हैं, वो देखते हैं, ठीक है। तो मतलब इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि 1757 से 1857 के बीच में किस तरह से कंपनी जो है अपनी एनेक्सेशन की प्रोसेस दिखाती है, किस तरह से इंडियन स्टेट को वो कब्जा करती है, ठीक है। द कंपनी रेयरली लॉन्च अ डायरेक्ट मिलिट्री अटैक। इसका मतलब ये है कि कंपनी बहुत ही कम डायरेक्टली अटैक करती है, डायरेक्टली सामने से आकर युद्ध करती है। इनफैक्ट वो क्या करती है कि सामने से आकर युद्ध करने की बजाय वो कुछ ऐसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और डिप्लोमेटिक मेथड्स या पॉलिसीज अपनाती है जिससे जो है सामने वाली इंडियन किंगडम जो है उसे एनेक्स किया जा सके इजीली, मतलब उसे अपने आप से कब्जा किया जा सके, ठीक है। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, जब बैटल ऑफ बक्सर होती है 1764 में, जो कंपनी है वो कुछ अपने रेजिडेंट्स को अपॉइंट कर देती है इंडियन स्टेट के अंदर। अब रेजिडेंट क्या होता है? रेजिडेंट वो पर्सन्स होते हैं जो कंपनी अपने साथ लेकर आती है ब्रिटिशर्स के, ठीक है। ब्रिटिशर्स होते हैं ये लोग, और जैसे ही इंडियन स्टेट्स के अंदर ये अपने ब्रिटिशर्स लोगों को अपॉइंट कर देती है। क्यों अपॉइंट करती है? क्योंकि वो उनकी हर एक बात, उनकी पॉलिटिकल कमर्शियल चीज़ें जानना चाहती है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखिए, देवर पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट होता है। वो कौन होते हैं? एजेंट्स होते हैं, और जिनकी जॉब क्या होती है? कंपनी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उनको सर्व करना, उनकी सेवा करना। कैसे सेवा करना? हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन जो है इंडियन स्टेट के बारे में, जिस भी इंडियन स्टेट में वो अपॉइंट हुए हैं, उनकी हर एक इंफॉर्मेशन जाकर कंपनी को बताना थ्रू द रेजिडेंट। अब जब रेजिडेंट उनको हर एक चीज़ बता रहे हैं तो कंपनी ऑफिशियल जो है वो इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं इंडियन स्टेट के इंटरनल अफेयर्स के अंदर, जो उनके क्योंकि उनको हर एक चीज़ मालूम हो रही है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो वो इंडियन स्टेट के अंदर भी इंटरनल अफेयर जो है इंटरफेयरिंग जो है प्रोसेस स्टार्ट कर देती है। दे ट्राई टू डिसाइड, वो मतलब ये भी जो चीज़ें हैं उनके लिए फोर्स करती है कि कौन सक्सेसर रहेगा, कौन गद्दी पर बैठेगा, किसको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के लिए अपॉइंट किया जाएगा। तो ये इंटरनल अफेयर्स है जिसके अंदर कंपनी अपनी इंटरफेरेंस करना शुरू कर देती है। सम टाइम द कंपनी फोर्स द स्टेट्स इनटू अ सब्सिडरी अलायंस। अब कई बार जो कंपनी है वो फोर्स करती है इंडियन स्टेट्स को सब्सिडरी अलायंस के लिए। अब ये सब्सिडरी अलायंस क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ दिस अलायंस, इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स। इसका मतलब है कि इंडियन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडियन स्टेट को, इंडियन रूलर्स को बोलती है कि तुम अपनी आर्मी, इंडिपेंडेंट आर्मी नहीं रख सकते। जब भी तुम्हें आर्मी की ज़रूरत होगी तो हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, मतलब कंपनी तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी, कंपनी की आर्मी तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। देखिए, बट had to pay for the subsidiary forces that the company was supposed to maintain for the purpose of this protection। इसका मतलब ये है कि वो ये कह रही है कि हाँ, तुम अपनी आर्मी नहीं रख सकते, जब भी तुम्हें ज़रूरत होगी हम तुम्हें आर्मी देंगे, और उसके लिए तुम्हें हमें पे करना पड़ेगा, तुम्हें हमें पैसे देने पड़ेंगे। तो उसे बोला जाता है सब्सिडरी अलायंस। देखो कितनी चालाक है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्यों? पहले तो वो कह रही है कि आर्मी नहीं रख सकते, आर्मी नहीं रखेंगे तो उनके ऊपर हमला नहीं हो सकता,
सकता, मतलब ब्रिटिश जो है वो बिल्कुल सेफ हैं। दूसरी बात, अगर वो ब्रिटिशर्स जो हैं वो उसी राजा पर अटैक करना चाहते हैं तब उनको कौन प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, वो खुद ही अगर उन पर अटैक कर देते हैं। तो उन्होंने दोनों तरफ से, और तीसरी बात, ये सबसे बड़ी बात, कि उनसे सब्सिडरी अलाइंस ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं आर्मी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ज़रा, इफ़ द इंडियन रूलर्स फेल टू मेक द पेमेंट, अगर इंडियन रूलर्स जो है वो पेमेंट नहीं करेंगे, मतलब सब्सिडरी अलाइंस नहीं देंगे, देन पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वॉज टेकन अवे एज अ पेनल्टी, मतलब उनके ऊपर पेनल्टी ये लगाई जाएगी कि उनकी टेरिटरीज का कुछ पार्ट जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ले लेगी, ठीक है, उस पर कब्जा कर लेगी, ठीक है। तो ऐसी प्रोसेसेस जो है वो अपनाती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नेक्सेशन के लिए इंडियन स्टेट को। एग्जाम्पल्स भी दिया हुआ है। जब रिचर्ड वेल्सले जो थे वो गवर्नर जनरल थे 1798 टू 1805, तो जो अवध के नवाब थे उनको फोर्सफुली वो पे नहीं कर पाए थे सब्सिडरी अलायंस को 1801 में, तो उनकी टेरिटरी का काफ़ी पार्ट जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नेक्स कर लिया गया था। और उसके बाद एक हैदराबाद के जो नवाब ऑफ हैदराबाद थे, तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था, जब वो नहीं पे कर पाए थे तो उनकी टेरिटरीज को भी उन्होंने जब्त कर लिया था, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। ये चीज़ें आपको समझ आई अभी इसमें कि किस तरह से कंपनी जो है वो अपनी जो पॉलिसीज़ है वो बनाती थी, जिससे कि एनेक्सेशन की प्रोसेस को वो और ज़्यादा ईजी कर लेती थी। देखिए ज़रा, टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर, ये है टीपू सुल्तान, ठीक है। तो चलिए अब इनके बारे में पढ़ते हैं। टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर, the company resorted to directly military confrontation when it saw a threat to its political और इकोनॉमिक इंटरेस्ट, मतलब अब कंपनी को सामने आना ही पड़ा, मिलिट्री अटैक करना ही पड़ा जब उनको अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के ऊपर थोड़ा सा खतरा नजर आया। दिस कैन बी इलिस्ट्रेटेड विद द केस ऑफ सदर्न इंडियन स्टेट ऑफ मैसूर। ये जो केस है वो कहाँ का है? सदर्न इंडियन स्टेट ऑफ मैसूर का है। मैसूर हैड ग्रोन इन स्ट्रेंथ अंडर द लीडरशिप ऑफ पावरफुल रूलर्स लाइक हैदर अली, जो जिसने रूल किया था। देखो ये क्या कह रहे हैं कि मैसूर जो है वो किसके अंडर था? मैसूर पर कौन रूल करता था? हैदर अली रूल करता था 1761 से 1782 में। फिर उसके बाद उनको कैंसर हो जाता है, तो फिर उनका जो बेटा है टीपू सुल्तान वो रूल करना शुरू कर देता है 1782 टू 1799 में, ठीक है, 99 तक। मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मालाबार कोस्ट वेयर द कंपनी परचेज्ड पेपर कार्डेमम। इसका मतलब ये है, अब आपको बता देते हैं कि जो महाराष्ट्र और ये जो कर्नाटका वाला एरिया है वो मैसूर वाला एरिया था पहले, तो उस वहाँ के जो कोस्ट था उसके साथ जो कोस्ट था वो था मालाबार कोस्ट, जहाँ से ये सारा व्यापार चलता था, ठीक है। तो अब कंपनी जो है वो यहाँ से परचेज करती थी, मालाबार कोस्ट से ही व्यापार करती थी, काली मिर्च हो गई, कार्डेमम, इलायची वगैरह का। इन 1785 में क्या होता है, टीपू सुल्तान मना कर देता है कि यहाँ से किसी भी तरह का व्यापार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ नहीं किया जाएगा। अब इसका ये रीज़न भी कह सकते हैं कि शायद जो टीपू सुल्तान थे उसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी फ्रांस के साथ, और फ्रांस जो था वो ब्रिटेन के साथ युद्ध चल रहा था उस टाइम पर, तो ये भी रीज़न हो सकता है कि शायद उसने इनको मना किया। ही वॉज एस्टैब्लिश्ड अ क्लोज ही वॉज एस्टैब्लिश्ड अ क्लोज रिलेशनशिप विद द फ्रेंच इन इंडिया, बताया ना मैंने अभी कि अच्छा रिलेशन थे उनके साथ। एंड मॉडर्नाइज्ड हिज आर्मी विद देयर हेल्प, और अपनी आर्मी मतलब उनकी आर्मी में भी फ्रेंच के लोगों ने, फ्रेंच की आर्मी ने हेल्प की थी टीपू सुल्तान की। द ब्रिटिश वॉज फ्यूरियस, अब ब्रिटिश बहुत नाराज़ हो गए इस बात से कि कैसे मना कर दिया। वो ये सोचते थे कि हैदर अली और टीपू सुल्तान ज़्यादा ही एम्बिशियस है, एरोगेंट है, डेंजरस है, खतरा बनते जा रहे हैं हमारे लिए। तो उनको लगा कि अब इनको कंट्रोल करना और दबाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो 4 बार लड़ते हैं वो मैसूर के साथ। कौन लड़ते हैं? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। पहला बार 1767 टू 69, 80 टू 84, 1790 टू 92 और 1799 में। ओनली इन द लास्ट द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम डिड द कंपनी अल्टीमेटली विन अ विक्ट्री। लास्ट बैटल के अंदर जो कंपनी है वो फाइनली जीत जाती है। टीपू सुल्तान जो है वो मार दिए जाते हैं, क्योंकि अपनी कैपिटल श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते करते। मैसूर वॉज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द वोडियार्ड एंड अ सब्सिडरी अलायंस वॉज इम्पोज्ड ऑन द स्टेट। अब ये क्या हो रहा है
कि जो वोडियार्स थे, जो हैदर अली से भी पहले मैसूर पर शासन करते थे, अब दोबारा से उनको उसी डायनेस्टी को जो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इनको बिठा देती है गद्दी पर, थ्रोन दे देती है इनको। और ये जो है इनके पपेट नवाब्स होते हैं, पपेट लोग होते हैं, मतलब इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है कठपुतलियों पर चलने वाले लोग होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं ज़रा। वार विद मराठास। अब आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, जब टीपू सुल्तान के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का युद्ध हो रहा था तो ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प की थी मराठास ने। तो मराठास को ये नहीं मालूम था कि जो लोग ईस्ट इंडिया मैसूर के साथ लड़ रहे हैं, टीपू सुल्तान के साथ लड़ाइयाँ कर रहे हैं, तो वो सोचते थे कि नहीं, वी आर सेफ, हमारी तो अच्छी दोस्ती है ईस्ट इंडिया कंपनी वालों के साथ, तो हम पर जो है कोई भी युद्ध नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उनके साथ भी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई थी इनकी। ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने मराठास के साथ भी युद्ध किया था। देखिए ज़रा, फ्रॉम द लेट 18th century द कंपनी ऑल्सो सॉट टू कर्ब एंड इवेंचुअली डिस्ट्रॉय मराठास पावर। अब लेट 18th century में जो कंपनी थी वो ये सोचने लगी किस तरह से मराठा की पावर को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, और वो ट्राई करने लगी, कोशिश करने लगी इन अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढने की। विद देयर डिफीट ऑफ द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जब जो मराठाज हैं वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में जो हुई थी उसमें हार गए थे, तो उनका बहुत बड़ा ड्रीम जो था वो शैटर्ड हो गया था, ख़त्म हो गया था। क्या ड्रीम था? कि वो दिल्ली को जीत लेंगे, वहाँ पर रूल करेंगे, ब्रिटिशर्स को वहाँ से भगा देंगे और वहीं पर शासन करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो इस बैटल को हार गए थे। दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्टेट्स अंडर डिफरेंट चीफ्स, सरदार्स बिलोंगिंग टू डायनेस्टी सच एज सिंधियाज, होलकार्स, गायकवाड़ एंड भोसला। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो है छोटी छोटी स्टेट्स के अंदर डिवाइडेड थी, तो जिनके स्टेट्स के चीफ को सरदार बोला जाता था। और ये कौन कौन सी डायनेस्टी थी? सिंधियास, होलकास, गायकवाड़ और भोंसला। ठीक है, इनके चीफ जो थे वो एक मतलब हर ये जो डायनेस्टीज थी इनको कौन मैनेज करता था? उनको पेशवा मैनेज करते थे, जिनको प्रिंसिपल मिनिस्टर्स कहा जाता था। वो इफेक्टिवली मिलिट्री को मैनेज करते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस चलाते थे। कहाँ पर? पुणे के अंदर। अब ये जो थे महादजी सिंधिया और नाना फादनीस जो थे, ये दो फेमस मराठा सोल्जर थे जो लेट 18th century के। मराठा वर सबड्यूज्ड इन अ सीरीज ऑफ वार। मराठास के साथ भी काफ़ी सीरीज ऑफ वार चला था किनका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, इन द फर्स्ट वार, पहले वार में, दैट एंडेड इन 1782, 1780 में जो ख़त्म हुआ था, 1775 से लेकर 1782 तक चला था ये। ठीक है, तो वो उनके बीच में एक ट्रीटी हुई थी सालबाई की, जिस ट्रीटी के अनुसार वो ख़त्म हो गया था। देयर वॉज नो क्लियर विक्ट्री, लेकिन कोई भी नहीं जीता था। सेकेंड एंग्लो मराठा वार हुआ था 1803 टू 1805। ये जो है डिफरेंट फ्रंट्स, इसका ये रिजल्ट निकला था कि जो ब्रिटिश जो है उन्होंने काफ़ी सारा एरिया, जैसे उड़ीसा का टेरिटरीज, नॉर्थ ऑफ यमुना रिवर इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली, ये सब जो है वो उन्होंने गेन कर लिया था। फाइनली एक थर्ड वर्ल्ड वार हुआ था, थर्ड एंग्लो मराठा वार हुआ था 1817 से 1819 में। उसमें मराठा की पावर को अल्टीमेटली क्रस्ट कर दिया गया था, दबा दिया गया था। और जो उनके पेशवास थे उनको वहाँ से रिमूव करके बिथूर, जो कि कानपुर के नज़दीक है, वहाँ पर भेज दिया गया था। और उनको बोला था कि हम तुम्हें पेंशन देंगे। कौन पेंशन देंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी वाले पेशवास को। ठीक है, कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरी साउथ ऑफ द विंध्यास। तो कंपनी ने फाइनली कंट्रोल कर लिया था पूरा का पूरा जो विंध्यास की जो टेरिटरीज थी साउथ की, उन सब टेरिटरीज पर। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल आगे कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। थैंक यू सो मच।